So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। अपने पिछली कक्षाओं में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, यानी वैद्युत विभव के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज की क्लास में भी इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे और जो भी चीजें यहाँ से बताई जाती है उनको नोट डाउन जरूर करेंगे कॉपी में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एक वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है कैपेसिटर यानी संधारित्र। तो नया कॉन्सेप्ट है, न्यू टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझे। कैपेसिटर का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट? अगर हम ये बात करें, इससे पहले आपने जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पढ़े हैं, जैसे मतलब सपोज बात करें, आपने क्या पढ़ा? आपने बैटरी के बारे में पढ़ा है ना? बैटरी क्या करती है? बैटरी के अंदर क्या भरा रहता है? रसायन भरा रहता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा, ये केमिकल ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। कौन? बैटरी। ठीक है। आपने प्रतिरोध पढ़ा था पिछली क्लासों में, क्लास 10 में, सॉरी, रेजिस्टेंस पढ़ा होगा आपने। रेजिस्टेंस क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। यानी हमने क्या करा था इसका यूज? धारा के मान को कम ज्यादा किया जा सकता है। या ज्यादा किया जा सकता है ना? प्रतिरोध की मदद से धारा के मान को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस हैं जिनको हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं और ये अपना काम जो है करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बैटरी का काम होता है ऊर्जा देने का, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और प्रतिरोध का काम क्या है? ये धारा के मान को कम ज्यादा करवाने में हमारी मदद कर सकता है। ठीक है। अब ऐसा ही एक और डिवाइस हम पढ़ने जा रहे हैं, या फिर एक ऐसी ही युक्ति पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं संधारित्र। जिसको हम क्या कहते हैं? संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। ये कौन कौन से उपकरणों में लगा होता है? पहले तो ये बात सुन लें। ये कौन कौन से उपकरणों में लगा होता है? पहले तो ये बात सुन लें। तो जैसे हमारा पंखा हो गया, फैन हो गया, है ना, हमारा कूलर हो गया, इसके अलावा मोटर हो गई, विद्युत मोटर हो गई, है ना, आदि। इस तरीके के जो उपकरण हैं, फैन हो गया, मोटर हो गया, इस तरीके के जो उपकरण हैं, क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, जब हम स्टार्ट करते हैं किसी पंखे को तो वो पंखा घूमने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया? स्टार्टिंग में वो धीरे से घूमता है और फिर कुछ सेकंड बाद वो अपनी जो प्रॉपर स्पीड है उसमें वो आसानी से घूमने लगता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पंखे को किस वक्त घुमाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कब वो आसानी से घूमेगा, मतलब स्टार्ट होते टाइम उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर स्टार्ट होने के बाद जब वो घूमने लग जाता है तब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? इसको हम समझते हैं, आपने एक कॉन्सेप्ट समझा होगा जिसको हम बोलते हैं घर्षण का कॉन्सेप्ट। जिसको हम क्या बोलते हैं? घर्षण यानी फ्रिक्शन का। पिछली क्लासेस में आपने जरूर पढ़ा होगा। घर्षण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। घर्षण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक घर्षण होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यही घर्षण जो है हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा होता है जब आप किसी ब्लॉक को खिसकाने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी ब्लॉक, यानी कोई लकड़ी का सपोज बड़ा सा संदूक है या फिर कोई बक्सा है, जब आप इसे खिसकाने की कोशिश करते हैं
तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि घर्षण बल जो है आपके द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में काम करता है और आपको ऐसा करने से रोकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे नहीं ये खिसकाया गया, आप 2 लोग लागे, 3 लोग लागे। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये खिसक जाएगा बक्सा, है ना, और जब ये खिसक जाएगा तो उसके बाद इसको मूव कराना आसान होगा। मतलब एक बार ये खिसक गया, फिर उसके बाद इसको चलाते रहना, आप कम मेहनत लगेगी आपको। बट इसको खिसकाने में, इसको अपनी जगह से हिलाने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। जैसे ही ये अपनी जगह से हिलेगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू इसको चलाते रहने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बात हमने सीखी है पीछे, है ना। ऐसा ही ठीक यहां भी होता है, ऐसा ही ठीक यहां भी होता है। यहां क्या होता है, जैसे पंखा घुमाना है हमको, तो पंखे को स्टार्ट कराने में, पंखे को पहला चक्कर लगाने में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगती है। ज्यादा मेहनत लगती है तो इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, ज्यादा ज्यादा धारा की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग में। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में ज्यादा करंट चाहिए होती है पंखे को घुमाने के लिए। जब वो एक बार घूमने लग जाए तब तो वो जितनी करंट आ रही है सर्किट में उतने से काम चला लेगा। लेकिन स्टार्टिंग बस उसको घुमाना है, शुरू कराना है, वहां पर उसके लिए क्या चाहिए हमको, ज्यादा करंट चाहिए। ठीक है। और जब ये ज्यादा करंट इसको मिल जाती है, ये ज्यादा करंट हमको चाहिए होती है सडनली, अचानक से, क्विकली। बहुत ज्यादा करंट एकदम से पंखे को अगर मिल जाए तो वो स्टार्ट हो जाता है, और एक बार वो स्टार्ट हो जाए तो फिर वो आसानी से घूमता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पंखे को स्टार्ट कराना हमारे लिए ज्यादा करंट उस टाइम चाहिए होती है। ये ज्यादा करंट सर्किट में कहां से आएगी, ये ज्यादा करंट पंखे को कहां से मिलेगी, क्योंकि जो हमारा सर्किट है जिसमें जो बैटरी लगी है या फिर ऊर्जा स्रोत जो भी लगा है, वो तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट को दे रहा होगा सर्किट में उसकी वजह से एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही होगी। लेकिन अगर इसको ज्यादा करंट चाहिए तो इस काम को करने के लिए हम संधारित्र की मदद लेते हैं। अब संधारित्र किस तरीके से काम करता है इसको हम समझते हैं। बट संधारित्र की आवश्यकता कहां पड़ती है, क्यों पड़ती है, ये बात मैंने आपको समझा दी। क्या ये बात समझ में आई, कैपेसिटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है और कहां पड़ती है, क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स हम। कुछ वैद्युत उपकरण सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे पंखा हो गया, फैन, मोटर हो गया आदि को चलाने या फिर स्टार्ट कराने के लिए, या फिर स्टार्ट करने के लिए अचानक उच्च धारा की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम कहते हैं सडन ह्यूज करंट। कुछ वैद्युत उपकरणों जैसे पंखा, मोटर आदि को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए अचानक उच्च धारा की आवश्यकता होती है। उपकरण की यह आवश्यकता संधारित्र यानी कि कैपेसिटर द्वारा पूरी की जा। ठीक हो गया, इतनी बात को नोट डाउन कर लेंगे। संधारित्र
काम क्या करते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम संधारित्र को समझना, कैपेसिटर को समझना। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। संधारित्र वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ वैद्युत ऊर्जा अपने पास रख देनी है स्टोर करके। ठीक है, और जब जरूरत पड़े एकदम से प्रोवाइड करा देना है। और एकाएक उसकी आपूर्ति यानी सप्लाई कर देता है। तो ये काम है भाई हमारे कंडेंसर भी बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, इसे कंडेंसर भी बोलते हैं। पंखे में आप कैपेसिटर बोलोगे तो नहीं पता होगा ज्यादा लोगों को, क्योंकि मार्केट में इसे कंडेंसर बोला जाता है। ठीक है, तो पंखे को ठीक कराने के लिए जब आप जाते हैं किसी इलेक्ट्रिक रिपेयर के शॉप पर, ठीक है, तो वहां पर आप देखते हैं कि कंडेंसर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, कंडेंसर। कैपेसिटर से अगर नहीं समझ में आएगा तो कंडेंसर बोला जाएगा। ठीक हो गया, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने समझा कि क्या वर्किंग है और किस तरीके से काम करता है एक संधारित्र, क्यों जरूरत है हमको संधारित्र की। अब बात करते हैं संधारित्र की धारिता के बारे में, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है, हेडिंग पुट अप करेंगे। संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये ठीक उसी तरीके से ये एक प्रॉपर्टी है जैसे ये क्या है, आप कहेंगे इसका नाम है प्रतिरोधक यानी रजिस्टर। और अगर मैं बोलूंगा R बराबर 1 ओम है इसके लिए, तो आप क्या कहेंगे, इसका प्रतिरोध 1 ओम है, यानी इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो ये हो गया रजिस्टर और ये हो गया उसका रेजिस्टेंस। मतलब रजिस्टर तो क्या हो गया, एक हमारे पास छोटा सा डिवाइस हो गया है ना, एक छोटा सा उपकरण हो गया ये कह सकते हैं। लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है, वो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी प्रतिरोधक का प्रतिरोध होता है, रजिस्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसी तरीके से कैपेसिटर हमने समझ लिया। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक छोटा सा उपकरण हो गया जो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके उसको एक ही बार में सप्लाई करने का काम करेगा। लेकिन उसकी वैल्यू कौन बताएगा, कैपेसिटेंस बताएगा कि वो कितना स्टोर करेगा, अच्छा है नहीं है, कैसे पता लगेगा हमको, उसकी वैल्यू से। और उसकी वैल्यू का मतलब उसकी धारिता। तो कैपेसिटर की धारिता से पता लगेगा कि हमको कौन सा कैपेसिटर लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा कैपेसिटर अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा हमारे काम का है, कौन सा हमारे काम का नहीं है। तो कैपेसिटेंस को हम समझेंगे अब। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, संधारित्र के द्वारा उसकी वैद्युत ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को उसकी यानी संधारित्र की धारिता कहते हैं। कितनी वैद्युत ऊर्जा वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है ये बताएगा धारिता, यानी उसकी एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। क्या बोला कि जितनी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी
को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, उसकी कितनी योग्यता है, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उतनी ज्यादा उसकी धारिता होगी। क्या ये बात आपकी समझ में आई है? क्या ये बात आपकी समझ में आई है? धारिता किसी संधारित्र के द्वारा उसके वैद्युत ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। और वैद्युत ऊर्जा बनती कैसे है प्यारे बच्चों? वैद्युत ऊर्जा बनती कैसे है? वैद्युत आवेश से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी संधारित्र के वैद्युत आवेश के भंडारण की क्षमता को वैद्युत ऊर्जा कह लीजिए या वैद्युत आवेश कह लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि वैद्युत आवेश से ही वैद्युत ऊर्जा बनती है, को उसकी धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे कैपिटल सी द्वारा निरूपित किया जाता है किसी संधारित्र के। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, फिर और बातें मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट चीजें यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो ध्यान लगा करके देखेंगे। देखिए सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, जहां C का मतलब तो हो गया धारिता, किसी संधारित्र की धारिता। Q का मतलब हो गया कितने आवेश को उसने भंडारण करा है अपने अंदर, आवेश की मात्रा क्या है जो स्टोर करा हुआ है, वो आवेश जो किसी संधारित्र के अंदर स्टोर है वो कितना है, वो Q हो जाएगा। और V हो जाएगा, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आप जिसे कहते थे, विभवांतर जिसे कहते थे, ठीक है? तो V विल बी विभवांतर, कि उसके सिरों के बीच जो है विभवांतर वो कितना है। अच्छा एक नोट लिख लेंगे साइड में, छोटा सा एक नोट। संधारित्र को इससे निरूपित किया जाता है, संधारित्र को ऐसे साइन से निरूपित किया जाता है, ठीक है? और धारिता को C से निरूपित किया जाता है, ठीक है? ऐसे दो प्लेट बनानी है और एक ऐसी लाइन एक ऐसी लाइन। इसका मतलब क्या है? संधारित्र है। जैसे इसका मतलब क्या होता था? प्रतिरोधक। इसका मतलब क्या होगा आज से? संधारित्र। चलिए नोट डाउन करेंगे इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। C बराबर Q अपॉन V होता है, तो इससे काफी सारे बच्चे ये अंदाजा लगा लेंगे कि C का मान Q और V पर निर्भर करता है। Q और V के मान आप अलग अलग करते जाइए, आवेश और विभवांतर की वैल्यू चेंज करते जाइए, तो C का मान बदलता रहेगा। लेकिन मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, देखिए जरा, देखना जरा, C का मान Q व V के मान पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं करता? निर्भर नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C बराबर Q अपॉन V होता है, तो आप सोचेंगे कि Q और V की वैल्यू अलग अलग रख दी तो C की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, मतलब C का मान Q और V के मान पर निर्भर कर रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है, यही बात आपको मैं समझा रहा हूं। ऐसा क्यों नहीं होता? किस पर निर्भर करता है C का मान? C का मान यानी धारिता का मान, किसी संधारित्र की धारिता का मान पदार्थ पर यानी मटेरियल पर, किस मटेरियल से वो बना है उस पर, ठीक है? इसके अलावा शेप एंड साइज यानी आकार पर,
ठीक है, और माध्यम पर कि वहां पर मीडियम क्या है, इन सारी बातों पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको याद रखना है कि C का मान Q, C इज इक्वल टू Q अपॉन V तो होता है, धारिता निकालने के लिए Q अपॉन V हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि धारिता का मान Q और V के मान पर निर्भर करेगा, ऐसा नहीं होगा। C का मान जो है ये पदार्थ की प्रकृति पर, किस मटेरियल से वो बना है, उसका आकार क्या है, और उसके बीच में जो माध्यम है वो क्या है, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, Q और V के मान पर निर्भर नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, R बराबर क्या होता है, देखो V बराबर IR होता है ओम के नियम से। R बराबर क्या लिखेंगे, V अपॉन I। अब आप कहेंगे R का मान V और I पर निर्भर करता है, लेकिन गलत है ना ये बात। मतलब ये रिलेशन तो सही है, लेकिन ये बात गलत है कि R का मान V और I पर निर्भर करता है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि R का मान V और I पर निर्भर नहीं करता है। R का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर तांबे की तार होगी तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, चांदी की तार होगी तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, है ना। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, मैं कौन से पदार्थ की तार ले रहा हूं उस पर निर्भर कर रहा है कि उसका प्रतिरोध कैसा चेंज हो रहा है। V और I के मान पर निर्भर नहीं है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, C का मान जो है पदार्थ की प्रकृति पर, उसके मटेरियल पर, उसकी शेप साइज पर, और जो मीडियम है उस पर निर्भर करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखना। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे, कैपेसिटेंस के बारे में इतनी सारी चीजें आप नोट डाउन करेंगे। चलिए एक लास्ट बात आपको बता देता हूं आज की जाते जाते, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, C बराबर Q अपॉन V में एक छोटा सा नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि मैं Q का मान बढ़ाऊंगा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वो वाला संधारित्र अच्छा होगा जिसका C का मान ज्यादा होगा, जिसका C का मान ज्यादा। एक मिनट में, इससे पहले इसकी यूनिट वगैरह डिस्कस कर लेता हूं। C का SI मात्रक जो है, धारिता का SI मात्रक क्या बना सकते हैं, SI मात्रक क्या बन के आ रहा है, इसका होता है कूलाम और V का होता है वोल्ट, है ना। तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक, या फिर इसको हम फैरेड नाम से जानते हैं। किस नाम से, फैरेड नाम से, कैपिटल F। तो धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैरेड किसका मात्रक होता है, किसका SI मात्रक होता है, धारिता का। किसका, धारिता का, संधारित्र की धारिता का SI मात्रक होता है फैरेड। और साथ ही साथ इसकी SI इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी इसकी विमा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, जरा बताइए तो। इसका विमीय सूत्र होगा, Q की विमा क्या होती है और V की विमा क्या होती है। तो Q की विमा होती है 80 और V क्या है, V हमारे पास है, V हमारे पास क्या है, V है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। और V की विमा कैसे निकालते हैं, V की विमा आप निकालते हो W अपॉन Q की विमा करके, याद आ रहा है ना। तो मैं इसके डायमेंशन बता देता हूं आपको, ml स्क्वायर T-3A-1। तो यहां से जो डायमेंशन निकल के आएगी वो आएगी ml स्क्वायर T-3 और T4A-2 A स्क्वायर m-1 l-2 T4A स्क्वायर। चलिए ये बात भी ध्यान रखेंगे कि जो C की जो डायमेंशन होती है वो होती है m-1 l-2 T4A स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है फैरेड। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इन पॉइंट को। और C के डायमेंशन निकाल के भी देखें खुद से।
सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आप घर से इस चीज को रिवाइज जरूर कीजिएगा और घर में जाकर एक बार जरूर देखना। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।